कॉल काटी तो तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारे साथ 2 रातें बिताना चाहता हूँ। बदले में तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अनिकेत ने घमंडी अंदाज में उसे हुक्म सुनाया तो आहाना के तन बदन में आग लग गई थी। उसने अनिकेत को बातें सुनाकर कॉल काट दी। उसे पता नहीं था कि वो गलती से एक जिद्दी और जालिम आदमी की अना से टकरा गई है, जिसके लिए उसकी जिद हर चीज़ से बढ़कर थी। अगले दिन जब आहाना ऑफिस से बाहर निकली तो एक काली कार उसके करीब आई और उसे संभलने का मौका दिए बिना ही पैसों के अमीर, दिल के गरीब, घटिया लोग। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। 2 पैसे हाथ में क्या आ जाएं, हवाओं में उड़ने लगते हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुई थी। आज उसने सफ़ेद रंग का नया ड्रेस पहना था, मगर एक कार वाले ने उसके ड्रेस का सत्यानाश कर दिया था। वो ऑफिस से निकलकर स्टॉप पर खड़ी रिक्शे के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक एक काली कार उसके पास आकर रुकी। आहाना ने उस कार वाले को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि ये आज की कहानी नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से यही कार वाला उसका पीछा कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 से ऊपर लगती थी, जबकि आहाना 22 साल की खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। जब उसने अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो मन ही मन उसे गालियां देने लगी। आहाना का बस नहीं चल रहा था कि जाकर उसका मुंह नोच डाले। हेलो मैडम। उस आदमी ने आहाना को बुलाने की हिम्मत कर ही ली थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्या तकलीफ़ है आपको? आहाना ने खा जाने वाले अंदाज में उस आदमी से पूछा। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करने के बारे में सोच रहा था। अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी इस लग्जरी गाड़ी में आपके घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी इस हराम की गाड़ी में बैठने का कोई शौक़ नहीं। उसने गुस्से से सिर झटकते हुए कहा। मैडम तमीज़ से बात करें। दूसरों की मेहनत की कमाई को आप हराम कैसे कह सकती हैं? वो आदमी एकदम से हड़बड़ाते हुए बोला था। हलाल हराम का अंदाज़ा तो आपका पेट देखकर ही हो रहा है। जितनी तोंद आपकी बाहर निकली हुई है ना, और जितनी हवस आपकी आंखों में साफ दिख रही है, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी आपने कैसे हासिल की है। वो कई दिनों से उसे तंग कर रहा था और वो उससे बहुत तंग थी। आज उसका दिल कर रहा था कि सारी भड़ास उस आदमी पर निकाल दे। अरे भलाई का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप मेरे साथ भलाई करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, इसीलिए अपनी मेहरबानियाँ कहीं और जाकर उंडेलें। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसका रिक्शा भी आ गया। वो तुरंत रिक्शे में बैठ गई। उसे लग रहा था कि उस आदमी से उसकी जान छूट गई, लेकिन जैसे उसकी नज़र रिक्शे के साइड शीशे पर पड़ी, उसे अपने कदमों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि वो गाड़ी अब भी उसका पीछा कर रही थी। हे मेरे भगवान, इस इंसान का कहीं कुछ भी न बचे, ये तबाह हो जाए। ये तो मेरे पीछे ही लग गया, कहीं ये मेरा पीछा करते करते घर तक न पहुंच जाए। ताई जी को पता चल गया तो उन्होंने तो मुझे ताने दे देकर ही मार देना है। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए मुझे जलील करने का। अब उसे सच में डर लगने लगा था। वो गाड़ी वाला भी हद से ज़्यादा ढीठ साबित हो रहा था। बहन जी, बस मैं आगे नहीं जा सकता। आगे गलियां बहुत तंग और बहुत ख़राब हैं। रिक्शे वाले ने कहा। भाई थोड़ा सा आगे और छोड़ दो, फिर पैसे ज़्यादा लगेंगे। रिक्शे वाला भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए दांत दिखाते हुए मतलब भरी मुस्कान के साथ बोला। सिर्फ 2 कदम का ही तो फासला है। अगर मुफ्त में छोड़ देता तो क्या चला जाता। तुम लोगों को भी हराम खाने की आदत पड़ गई है। उसने झुंझलाकर अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। बहन जी, 200 की बात हुई थी हमारी। दिमाग ख़राब मत करो मेरा। रिक्शे वाला उसके मुंह पर झूठ बोल रहा था, इसी वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। उससे बहस में उलझकर उस पल के लिए वो ये भी भूल चुकी थी कि वो एक कार वाले से बचकर भाग रही है। बड़ी मुश्किल से 200 रुपये देकर उसने उस रिक्शे वाले से अपनी जान छुड़वाई और फिर रिक्शे वाला वहाँ से चला गया। जैसे ही वो पीछे पलटी, कीचड़ उछलकर उसके कपड़ों और चेहरे पर आकर गिरा। वही कार वाला उसके बिल्कुल करीब तेजी से गाड़ी निकाल कर ले गया था। उसके सफ़ेद सूट का सत्यानाश हो चुका था और उसके चेहरे की हालत भी ख़राब हो चुकी थी। वो वहीं खड़ी होकर कार वाले को गालियाँ देने लगी। आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। टीना, जो उसके बचपन की सहेली थी, भागती हुई उसके पास आई। क्या हो गया है तुम्हें आहाना? और ये यहाँ तमाशा क्यों कर रही हो? चलो घर चलो। आहाना का दिल कर रहा था कि वो वहीं फूट फूट कर रोने लगे।
उसकी दो सबसे बड़ी गलतियाँ, एक तो वो गरीब थी और दूसरा बेहद खूबसूरत। जो भी उसे देखता पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो जाता। लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसके साथ एक मजबूत और पवित्र रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं था। आजकल लड़कों के पास इतने ऑप्शन होते हैं कि वे पहले खूबसूरत लड़की को फंसाने की कोशिश करते हैं और अगर वो मना कर दे तो उसे छोड़कर अगली लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। आहाना की ज़िंदगी में जितने भी लोग आए थे, सबका इरादा उसके साथ सिर्फ टाइम पास करने का था, मगर आहाना ने हमेशा उन्हें उनकी औकात दिखाकर भगा दिया था। घर वापस आकर भी उसके कजन ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। चिंटू को दांत निकालते देखकर उसकी तन बदन में आग लग गई। अपनी किताबें उठाकर मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें पेपर्स की तैयारी करवानी है, वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे धमकी भरे लहजे में बोली। चिंटू ने डर से थूक निकला। उसे अपनी गलती का तेजी से एहसास हुआ था। वो कैसे भूल गया कि आहाना उसकी कजन होने के साथ साथ उसकी ट्यूशन वाली टीचर भी है, और ये सब उसकी मम्मी के कहने पर ही हो रहा था। ताई जी मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को ट्यूशन के पैसे देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शैतान और कामचोर बच्चों को आहाना के हवाले कर दिया था। आहाना काम से घर लौटती तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती। मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी आते थे। 2 घंटे में ही उसका दिमाग दही हो जाता, क्योंकि सारे बच्चे हद से ज़्यादा नालायक थे। वो बच्चों को जमकर पीटती भी थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं होता था, क्योंकि बच्चे इस कदर ढीठ थे। मार खाने के अगले ही पल फिर से उनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती थीं। उसकी माँ उसे डांटती और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती, भगवान से डर आहाना, बच्चों पर थोड़ा रहम किया कर, ये तुझे बद्दुआएं देंगे। लेकिन वो सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ उसके कपड़े देखकर सीना पीटने लगी। हाय मैं मर जाऊं, 3000 का नया जोड़ा लिया था मैंने किसी शादी ब्याह के लिए, और तू इसे यूं ही पहनकर चली गई और इसका ये हाल करके लाई है। कितनी बार कहा है तुझे कि सफ़ेद कपड़े मत लिया कर, एक बार ख़राब हो गए तो दोबारा पहनने के लायक नहीं रहते, मगर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। क्या हो गया है माँ? मुझे क्या पता था वो नालायक गाड़ी वाला इतनी घटिया हरकत करेगा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी और आंखों में आंसू भी तैरने लगे। मम्मी हम गरीब क्यों हैं? अगर हम अमीर होते तो कितना अच्छा होता। कसम से मैं उन सब लोगों का मुंह तोड़ देती जो मुझे गलत और गंदी नज़रों से देखते हैं, जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उनकी सांसें उन पर तंग कर दूं। अब की बार वो अपनी माँ के पहलू में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अरे मेरी बच्ची, 1000 बार समझाया है तुझे, यूँ मत रोया कर। हम हजारों लोगों से अच्छे हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, वही ज़िंदगी कुछ लोगों का ख्वाब है, तो कुछ लोगों की पसंदीदा ज़िंदगी बसर कर रही है। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दे रही थीं। और जहाँ तक ऐसे लोगों का सवाल है तो मेरी बच्ची, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। मम्मी उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता? जब भी ये मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं, मेरे दिल में बहुत शिद्दत से ये ख्वाहिश उठती है कि भगवान करे इनकी आंखें ही छिन जाएं, ये कभी देखने के लायक न रहें। वो गुस्से से तपी हुई थी, बिल्कुल आग की तरह। उसकी माँ बोली, मैंने इसी वजह से तुझे कहा था कि नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दूंगी तो खाएंगे क्या? ताऊ जी तो हमें फूटी कौड़ी देने को भी तैयार नहीं है। मेरे बाप की जायदाद पर भी कब्जा करके बैठे हैं। अगर कभी 2 रुपये ज़्यादा मांग लूँ तो उनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वो फिर से गुस्से से बेकाबू हो गई थी। आशा जी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका बाजू पकड़कर गुस्से से बोली, खामोश हो जा, अगर तेरी ताई जी ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्यों चाहती है कि घर में लड़ाई हो? वो अपना बाजू छुड़ाकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। नहाने के बाद उसका दिमाग काफ़ी हद तक शांत हो गया था, लेकिन सिर के पिछले हिस्से में अभी भी दर्द की टीसें उठ रही थीं। फिर याद आया कि अभी तो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ानी है, तो उसका दिल किया कि अभी यहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर जब वो बाहर गई तो उसके चेहरे के भाव देखकर बच्चे एकदम से सहम गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि आज उनकी टीचर का मूड बहुत ख़राब है, और अगर किसी ने भी जरा सी भी गलती की तो उसकी खैर नहीं। गुड़िया तो चिंटू के पीछे जाकर ऐसे दुबक कर बैठ गई जैसे अगर दीदी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। जल्दी से अपनी अपनी बुक निकालो और पढ़ना शुरू करो, ये कहकर वो सोफे से टिक कर बैठ गई।
बच्चे ज़ोर शोर से अपना अपना चैप्टर रटने लगे। उनकी आवाज़ें सुनकर फिर से उसके सिर में दर्द होने लगा। चिंटू, तुम यहाँ आकर बैठो। उसकी चील जैसी आंखें चिंटू पर जाकर ठहर गईं। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, चिंटू डर के मारे दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उफ, अब क्या हो गया है? ऐसे ऐसे क्यों रो रहे हो? अपना मुंह बंद करो। उसकी आवाज़ भी इतनी ख़राब थी कि अहाना को अपने कानों में दर्द महसूस होने लगा था। पहले तो सिर्फ वो सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब तो कान भी दुखने लगे थे। मैं तुम्हें कह रही हूँ, खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। मम्मी मम्मी, ये सुनकर वो और भी डर गया और मम्मी मम्मी पुकार कर जोर जोर से रोने लगा। यानी तुम इस तरह नहीं सुधरोगे। उसने धमकी दी तो वो फ़ौरन चुप हो गया। आप बताओ क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। दीदी, मुझे मत मारना, सच्ची बहुत दर्द होता है, उसने मासूमियत से कहा। जब तुम प्यार से समझाती हो ना, तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम गुस्सा मत किया करो दीदी। ये कहकर वो छोटे बच्चों की तरह सिसकने लगा, जबकि अहाना गहरी सांस लेकर रह गई। अगले ही पल उसने चिंटू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उसे सीने से लगा लिया। कुछ आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरे और चिंटू के बालों में समा गए। वो इन बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, वो तो इनसे प्यार करना चाहती थी। मगर कभी कभी हालात ऐसे बन जाते कि उसके अंदर इतनी बेचैनी भर जाती कि चाह कर भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। अच्छा चलो ठीक है, रोना बंद करो। पहली बार उसने सब्र किया था और अपने गुस्से पर काबू पाया, जबकि उस दिन उसका मूड बहुत ख़राब था। नया जोड़ा ख़राब होने का दर्द अलग था। रात में जब वो बच्चों को पढ़ाकर अपने कमरे में आकर लेटी तो ऑफिस ग्रुप में एक मैसेज आया। कल सबको सुबह जल्दी पहुंचना था। हालांकि कल तो उनके लिए ऑफ था, पर फिर भी उन्हें ऑफिस बुलाया जा रहा था। मैसेज पढ़ते ही उसके तन बदन में आग लग गई। इस बॉस का दिमाग ख़राब हो गया है। एक तो इतने कम पैसे देता है और ऊपर से काम ऐसे करवाता है जैसे हमारा बैंक डॉलर से भरा रखता है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब इसके ऑफिस में काम नहीं करूँगी। कल उसके मुंह पर इस्तीफ़ा मार कर आऊँगी और जी भर कर सुनाऊँगी। दिल ही दिल में पक्का इरादा करते हुए वो सोने के लिए लेट गई, क्योंकि अगली सुबह उसने जल्दी उठना था। अनिकेत सहगल इस समय अपने दोस्तों के साथ शहर के सबसे बड़े क्लब में मौजूद था। सामने खूबसूरत लड़कियां स्टेज पर थिरक रही थीं, मगर उसकी नज़रें उन लड़कियों पर नहीं थीं। वो तो किसी गहरी अनजानी सोच में कहीं दूर किसी बिंदु को घूर रहा था। उसके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ झलक रही थीं और माथे पर गहरे बल पड़े हुए थे। अचानक एक लड़की उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसने एक अदा से अपना हाथ अनिकेत के कंधे पर रखा तो अनिकेत ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और नापसंदगी से उसे घूरने लगा। अरे मेरे हीरो, इतने गुस्से में क्यों हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देती हूँ। लड़की ने अनिकेत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और फिर धमकी भरे लहजे में बोला, अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, वरना ऐसा हाल करूँगा कि कभी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ये सब कुछ इतना ही नापसंद है तो फिर यहाँ पर आते क्यों हो? वो लड़की बुरा मान गई थी, क्योंकि वो इस क्लब की सबसे खूबसूरत और सबसे चाही जाने वाली औरत थी। किसी ने भी उसे कभी इनकार नहीं किया था, बल्कि लोग तो उसे पाने के लिए मचलते थे। पहली बार वो खुद चलकर किसी मर्द के पास आई थी और वो मर्द उसे झटक रहा था। ये उसकी खुली इंसल्ट थी। अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी नज़रों के सामने से गायब नहीं हुई तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मरने के बाद भी डर के मारे मेरा नाम पुकारती रहोगी। ये सुनकर वो लड़की एकदम से पीछे हटी थी। उसका दिल डर से कांप उठा था। वो तेजी से पलटी तो वहाँ जिम्मी खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी काफ़ी अरसे से यहाँ आ रहा था और अनिकेत का दोस्त भी था। क्या हुआ? लगता है उसने तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जिम्मी ने उसके तपे हुए चेहरे को देखकर कहा। पता नहीं खुद को क्या समझता है। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि आखिर ये क्लब में आता ही क्यों है। हम तो अनिकेत जैसे अमीर मर्दों के लिए आते हैं और अमीर मर्द हम जैसी खूबसूरत औरतों के लिए, लेकिन इसके आने का असली मकसद आज तक मुझे समझ नहीं आया। अनिकेत जिम्मी के बचपन का दोस्त था। वो क्लबों वगैरह में आता रहता था और पार्टियां भी इंजॉय करता था, लेकिन आज तक अनिकेत ने कभी किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था, ना ही कभी किसी औरत को हाथ लगाने की कोशिश की थी। वो वहाँ सिर्फ अपने लिए आता था,
ड्रिंक वगैरह पीता और फिर सुकून से थोड़ा सा समय बिताकर दोस्तों के साथ बाहर चला जाता। अक्सर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरे साथ तो क्लब जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तू किसी लड़की के पास ही नहीं जाता। तो वो नफरत से सिर झटक कर कहता, मेरा स्तर इतना नहीं गिरा कि मैं उन लड़कियों के पास जाऊं जो सबके लिए हमेशा हाजिर होती हैं। उसके दोस्त उसकी इन बातों को कभी सीरियस नहीं लेते थे, वे उसे सनकी और पागल समझते थे। अनिकेत को भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो उन्हें अपने बारे में समझाए या बताए कि वो असल में क्या है। उस रात भी वो खाली हाथ घर लौटा था। उसके माथे पर गहरी शिकनें थीं। आज भी वो मुझे नहीं मिली। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ पटका था। जिम्मी, जो कि नशे में धुत पिछली सीट पर लेटा था, मुस्कुराते हुए बोला, किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? इतनी खूबसूरत लड़की तो तेरे पास आई थी, लेकिन तूने तो उससे मानने से ही इनकार कर दिया। जवाब में अनिकेत चिल्लाया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिम्मी, बल्कि उस भूरी आंखों वाली लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने मुझसे मेरी नींदें और मेरे दिन रात का सुकून छीन लिया है। वो हर वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहती है। मुझे उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये सुनकर नशे में धुत जिम्मी फिर से हंसने लगा। मुझे लगता है तू पागल हो गया है अनिकेत। मगर अनिकेत पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। इसी वजह से वो अपने दिल की बात खुलकर कर रहा था, क्योंकि उसे पता था जिम्मी इस वक्त तो होशो हवास की दुनिया से दूर है। कल तक उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिम्मी को उसके घर छोड़ने के बाद अनिकेत फिर से दूसरे क्लब की तरफ बढ़ गया था। पिछले 3 सालों से वो लगातार क्लबों के चक्कर लगा रहा था। उसके इलाके और उसके शहर में ऐसा कोई क्लब नहीं बचा था जिसे उसने एक्सप्लोर ना किया हो, जहां उसने उस लड़की को ढूंढा ना हो। लेकिन वो फिर कभी नजर नहीं आई। न जाने उसे ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया था। अब तो उसकी हिम्मत भी टूटने लगी थी और उसका सब्र भी उसे जवाब दे चुका था। वो उसके पीछे एक तरह से पागल हो गया था। कमरे में पहुंचकर वो टूटे हुए अंदाज में बेड पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में कुछ आंसू भर आए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी तड़प क्यों है? और आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी खींच है कि मैं तुम्हारा दीवाना होता जा रहा हूँ? सिर्फ अपनी एक झलक से तुम जैसे मुझे अपने काबू में कर चुकी हो। तुमने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया है? वो खालिश से भरकर चिल्लाया और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। उसे उस लड़की का बस चेहरा याद था। न उसका नाम पता था, न ये कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। न जाने उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। अब ये सिर्फ भगवान ही जानता था। जो कुछ उसके बस में था वो सब कर चुका था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि वो लड़की उसे एक बार फिर से मिल जाए। आहाना अगले दिन सुबह जल्दी ही उठ गई। उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि पिछली रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी। आधी रात को उसकी सहेली अंजलि ने उसे फ़ोन करके जगा दिया था। बेचारी अंजलि को उसके पति ने तलाक दे दिया था और वो बहुत टूट चुकी थी। आहाना काफ़ी देर तक उसे समझाती रही, दिलासा देती रही। शायद इसी वजह से आहाना को शादी के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि आजकल की जनरेशन में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जरा सी बात पर तूफान खड़ा कर देते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उसकी सहेली की भी बस छोटी सी बात पर ही लड़ाई हुई थी। उसने अपने पति से बस इतना ही कहा था कि तुम दूसरी लड़कियों से बातें मत किया करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे ये दोस्तियाँ अच्छी नहीं लगती। बस इसी पर झगड़ा हुआ और उसके पति ने अपनी दोस्तियों को बचाने के लिए उसे तलाक दे दिया। आहाना को बहुत दुख हो रहा था, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऑफिस पहुंची तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। बॉस ने तुरंत ही उसे अपने कमरे में बुला लिया। वो गुस्से पर काबू रखते हुए उसके केबिन में दाखिल हुई। सामने विपुल मेहरा साहब कुर्सी से टिक कर बैठे थे और थोड़ी दूरी पर सोफे पर नितिन आधा लेटा हुआ था। वो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। विपुल मेहरा उसका कजन भी था और अच्छा दोस्त भी। आपने मुझे बुलाया सर? उसने मेहरा साहब की आंखों में देखते हुए काट खाने वाले लहजे में पूछा, क्योंकि आज वो बिल्कुल भी लिहाज करने के मूड में नहीं थी। अब जब उसने जॉब छोड़ने का फैसला कर ही लिया था तो उसने ये भी ठान लिया था कि आज अपने सारे पुराने हिसाब बराबर करेगी। इतना सुना देगी कि उसके दिल में कोई भी कमी न रह जाए। जी मैडम, पहले तो ये बताइए कि आप लेट क्यों हैं? सिर्फ 2 ही मिनट तो लेट हुई हूँ सर, उसने फिर से तड़क कर गुस्से से कहा। नितिन उस छोटी नाजुक सी लड़की को देख कर रह गया था, जो अपने बॉस की आंखों में आंखें डालकर लड़ने को तैयार खड़ी थी। मेहरा साहब ने अपने माथे को सहलाया और चुभते हुए लहजे में पूछा,
या आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? सर, मैं आपसे उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में मुझे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने हमेशा आपका सम्मान किया क्योंकि मुझे लगा कि आप सम्मान के काबिल हैं। मिस, होश में तो हैं आप? लगता है आपकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट ही तो लेट हुई हूँ, कौन सा 2 घंटे लेट हो गई जो आप मुझे ऐसे दफ्तर में बुलाकर सवाल जवाब करें। मेहरा साहब तो हक्का बक्का रह गए थे। देखिए, अगर आपने दोबारा मुझसे ऐसे बात की ना तो मैं आपको इस ऑफिस और इस नौकरी से निकाल दूंगा। मेहरा साहब ने उसे खुली धमकी दी थी, जिसे सुनकर आहाना के होंठों पर एक तंजिया मुस्कान बिखर उठी थी। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद रिजाइन दे रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस 2 टके के ऑफिस में नौकरी करने का। पिछले 3 महीनों से आपने मेरी सैलरी अपने काबू में रोक रखी है। 3 महीनों से आपने मेरी सैलरी अपने काबू में रोक रखी है। जरा सा भी लिहाज नहीं कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करते हैं। मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ गया था जो मैंने इस ऑफिस में काम करने का फैसला किया। लेकिन आज अभी इसी वक्त मैं आपकी इस 2 टके की नौकरी पर थूकती हूँ। मेरी तरफ से आपका ये ऑफिस और आपकी कंपनी सब भाड़ में जाएं, बल्कि नर्क में जाएं। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, कुर्सी को ठोकर मारती हुई तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई। मेहरा साहब उस दरवाजे को घूरते रह गए जो अभी कुछ देर पहले ही उनके मुंह पर जोर से बंद किया गया था। तुमने देखा किस कदर बदतमीज लड़की है ये? बिल्कुल। मेहरा साहब का तो गुस्से के मारे दिमाग गर्म हो गया था। हाँ, देखा मैंने। और ये बताओ, क्या तुमने बाकी उसकी सैलरी रोक रखी थी? नितिन ने बेहद खींचते हुए अपने छोटे दिल वाले कजन को घूर कर कहा। यार, अब तुम भी मुझे मत सुनाओ। उसने फ़ौरन मोबाइल उठाया और अपने मैनेजर को कॉल लगाई। अभी इसी वक्त मिस आहाना को रोको, उन्हें वापस मेरे ऑफिस में लेकर आओ। उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। हम उन्हें ऑफिस से जाने नहीं दे सकते। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनकी वजह से ही तो हमारी इतनी डील सक्सेस हुई हैं। उन्हें ज़्यादा सैलरी का भी ऑफ़र दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अब उसे ठंड में भी पसीना आने लगा था, हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि ये लड़की बाकी उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। उसकी वजह से ही उसकी बहुत सी डील्स कामयाब हुई थीं। और अगर वो सच में नौकरी छोड़कर चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। बाहर मैनेजर ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे और ज़्यादा सैलरी देने का ऑफ़र भी किया, लेकिन आज वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसने दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाल दी थी और अब वो यहाँ काम करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो तेज़ी से निकलकर पार्किंग एरिया में खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अपने अंदर उठते हुए गुस्से पर वो बड़ी मुश्किल से काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी आंसू उसकी आंखों से टूटकर गालों पर बहने लगे। उसके पास कोई दूसरी नौकरी भी नहीं थी, लेकिन अब वो यहाँ काम करके अपनी इज्जत को और भी अधिक ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। रोने का क्या फ़ायदा जब तुमने खुद ही अपनी मर्जी से ये नौकरी छोड़ी है और दिल की भड़ास भी निकाल दी है। एक अनजानी मर्द की आवाज़ सुनकर उसने बेकरारी में अपनी नज़रें उठाईं। पास ही एक अनजाना आदमी खड़ा था। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि सामने खड़ी गाड़ी को घूर रहा था। नितिन की बात को उसने पूरी तरह इग्नोर किया और उसके पास से निकलने ही वाली थी कि वो फिर से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे फ़ायदे और बाकी डिटेल्स देखी हैं। तुम वाकई में एक काबिल लड़की हो। बिजनेस में दोस्तियाँ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा देखा जाता है। अगर तुम मुझे फ़ायदा दे रही हो तो तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने बिजनेस और मुनाफे से मतलब है। तुम बहुत ही आत्म केंद्रित लड़की हो। तुम्हारे लिए ऑफ़र अभी भी मौजूद है और ये मेरा कार्ड रख लो। वहाँ तुम्हें अच्छी पेड भी मिलेगी। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वहाँ से चला गया, जबकि वो संजान आदमी की पीठ को घूरती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दे या फिर इनकार कर दे। घर वापस आई तो वहाँ अलग ही हाहाकार मचा हुआ था। उसकी माँ रो रो कर अपनी हालत बयां कर रही थी। उसकी बड़ी बहन आरती भी लॉन्ज में बैठी हुई थी और अपनी माँ को संभालने की कोशिश में परेशान हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कार्तिक जीजू कहाँ हैं? उसने अपने जीजू के बारे में पूछा। और माँ को क्या हुआ है? दरअसल उसके भांजे को दिल का मर्ज था। उसकी बहन को अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत थी और वो अपनी माँ से पैसे मांगने के लिए ही आई थी। अपनी बहन की बात सुनकर उसने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा।
तुम जानती हो कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अहाना ने नाराज होकर कहा। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं आप लोगों से पैसे लेने नहीं आई, मैं सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आई थी। ये कहकर उसने अहाना को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी ही देर बाद अहाना की माँ उससे कहने लगी, अहाना तुम अपने ऑफिस से लोन ले लो। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसने नौकरी ही छोड़ दी है। ये सुनकर उसकी माँ और भी परेशान हो जाती और फिर उसकी बहन भी, वो अलग उसे बातें सुनाती। रात के समय उसने कुछ सोचते हुए नितिन का दिया हुआ कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। वो नंबर पहले से ही नितिन के मोबाइल में सेव था, जिसे देखकर नितिन के होंठों पर एक गहरी सी मुस्कान बिखर गई थी। हेलो, उसने मोबाइल अपने कान से लगाया और दूसरी तरफ से एक नाजुक सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे आपकी जॉब मंजूर है। ये बात आप सुबह ऑफिस टाइम में भी बता सकती थीं। जहाँ तक मुझे लगता है आधी रात को शरीफ लोगों को कॉल करना अनुचित माना जाता है, उसने गंभीर अंदाज में कहा। यह सुनकर वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। आई एम रियली सॉरी, मैं असल में परेशान थी, जिसकी वजह से मुझे आइडिया ही नहीं हो सका। उसने अपने माथे को मसला। इट्स ओके, आप कल से काम पर आ जाइएगा, और हाँ, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले आइएगा ताकि आपका रिकॉर्ड सेव कर सकूं। ये कहकर उसने कॉल काट दी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। उसे बुरा भी लगा। इस तरह कॉल कौन काटता है? मुझे बाय तो कहना चाहिए था। उसने गुस्से से अपना सिर झटका। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? वो फिर से अपने आप से सवाल करने लगी। खैर, बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। उसने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई और फिर से सोने के लिए लेट गई। दूसरी तरफ नितिन ने अनिकेत को कॉल करके उस लड़की की ज्वाइनिंग के बारे में बता दिया। ये सारा बिजनेस अनिकेत सहगल का ही था। नितिन उसका कजन था और अपने पापा के कहने पर उसके साथ बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा था। अनिकेत ने सतही अंदाज में उसकी सारी बातों को सुना और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, क्योंकि उसे इन सब मामलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नितिन भी कंधे उचकाकर अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और अब उसे कल के लिए फाइल भी तैयार करनी थी, क्योंकि वो अनिकेत का सेक्रेटरी भी था। अनिकेत जैसे इंसान के साथ काम करना वाकई में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो धूप और छांव जैसी पर्सनालिटी का मालिक था। कभी बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता और कभी बहुत ही जालिम बन जाता। पहले उसने सुना था कि लड़कियों के मूड स्विंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर अनिकेत के मूड ही स्विंग्स थे, जो लड़कियों से भी ज़्यादा खतरनाक और असहनीय हो जाते थे। अगर उसे अपने पापा के फैसले का मानना होता तो वो कभी भी अनिकेत के साथ काम करने को प्राथमिकता नहीं देता। अनिकेत अपने परिवार का सबसे सफल बिजनेसमैन था और राजनीति की दुनिया में भी कदम रख चुका था। उसे बिजनेस से ज़्यादा लगाव राजनीति में था, क्योंकि उसे बचपन से ही ताकत का नशा था। बाप के जमींदार होने की वजह से उसने हमेशा ही खुद को सब लोगों से ऊपर ही देखा था। उसने झुकना सीखा ही नहीं था और ना ही किसी की बात को अहमियत देता था। उसके लिए उसकी अपनी बातें सबसे बढ़कर होती थीं, और अगर कोई उसे असहमत करने की कोशिश करता तो वो उसे अपने रास्ते से हटाने में एक सेकंड भी नहीं लगाता था। और यही उसकी पर्सनालिटी का सबसे डार्क पहलू था। जो चीज़ उसे पसंद आती थी वो उसे अपनी मिल्कियत समझने लगता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता। लेकिन फिर जब वो चीज़ उसे मिल जाती तो उसकी अहमियत उसकी नज़र में बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। वो चीज़ बिल्कुल बेमोल हो जाती थी, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई ज़रूरी चीज़। अनिकेत उसे नज़रें फेर लेता था जैसे उसने उसे कभी चाहा ही ना हो। आरती अपने बेटे को लेकर उसी के घर में रहने के लिए आ गई थी। दूसरी तरफ उसका जीजा कार्तिक जोर शोर से पैसों का बंदोबस्त कर रहा था। उसे पहले ही दिन अपने ऑफिस से लोन मांगना थोड़ा अजीब लग रहा था। अगर वो जाकर लोन मांगती तो नितिन न जाने उसके बारे में क्या सोचता। इन्हीं सोचों में मगन होकर वो ऑफिस पहुंची थी। वहां जाकर उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी। आज से पहले उसने अपनी जीवन में इतनी वेल फर्निश्ड बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी, बल्कि उसने तो हमेशा छोटे छोटे ऑफिस में काम किया था जहां मुश्किल से हीटर और एसी होते थे, वो भी बस बॉस के कमरे में। इसके अलावा लोग बाहर सर्दी में कांपते या फिर पसीने से तर सारा दिन गुजार देते, लेकिन यहाँ तो हर केबिन में ही एसी लगे हुए थे। वो नितिन के ऑफिस में गई। नितिन ने बहुत ही खुशगवार अंदाज में उसका स्वागत किया। मैं आपको थोड़ी ही देर में बॉस से मिलवाऊंगा, आप बाहर जाकर बैठें, उसने मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल अंदाज में
कहा तो वो हल्का सा सिर हिलाते हुए तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई कि तभी सामने से आने वाले किसी इंसान से वो टकराते टकराते बची और फिर उसे अनदेखा करके साइड से होकर निकल गई। अनिकेत उस लड़की की पीठ को घूर कर रह गया था जिसने उसे साफ तौर पर अनदेखा किया था। वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके साधारण से हाव भाव और हुलिया देखकर अंदाजा लगा चुका था कि वो मिडिल क्लास की लड़की है। जब मिडिल क्लास की लड़कियां उसे एटीट्यूड दिखाती तो उसे बहुत जहर लगता था और वो उनका मजाक भी उड़ाता था कि उन लड़कियों की इतनी औकात नहीं होती थी जितना वो खुद को दिखाती हैं। वो सर झटकते हुए अपने ऑफिस में वापस चला गया। नितिन उसकी चेयर पर बैठा था जिसे देखकर उसे गुस्सा आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी हैसियत भूल गए हो? वो तीखे लहजे में उसे घूरते हुए बोला। आई एम रियली सॉरी। वो असल में मैंने आपको कल एक लड़की के बारे में बताया था, मैं उसी का इंटरव्यू ले रहा था। ये तुम किसी और ऑफिस जाकर भी कर सकते थे। फिर से मुझे मेरी चेयर पर बैठे हुए मत दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे आंखें दिखाते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गया था, जबकि नितिन चुपचाप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हो। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीरियस हूँ। अगर तुम्हें कोई समस्या या परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, ताकि तुम मेरी बेबसी पर मेरा मजाक उड़ाओ। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए गुस्से से बोला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अनिकेत को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। अनिकेत सहगल अच्छी तरह जानता है कि उसने अपने मसलों को कैसे हल करना है, तो तुम अपनी सहानुभूति अपने तक ही सीमित रखो। और हाँ, उस लड़की को 1 हफ्ते बाद मेरे पास भेजना। फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मुझे एक टूर के सिलसिले में दुबई भी जाना है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। एक बात और भी है, मेरे ऑफिस में मुझे बॉस कहकर ही बुलाया करो। मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ और ना ही ऑफिस में मेरा तुम्हारे साथ कोई पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे सेक्रेटरी हो, समझे? वो अपनी उंगली उठाकर उसे वार्न करता हुआ निकल गया। अनिकेत पिछले कुछ समय से बहुत परेशान रहने लगा था। वो तो घर पर भी ज़्यादा नहीं जाता था, बल्कि अधिकांश बाहर घूमने में ही समय बिताता था। नितिन ने 1-2 बार उसका पीछा किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने अनिकेत को हर बार क्लब में जाते हुए देखा था। वो इस बारे में अनिकेत के पिता से भी बात करना चाहता था, मगर डरता था कि अगर अनिकेत को पता चल गया कि उसने चुगली की है तो वो उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगा। 1 हफ्ते तक आहाना अनिकेत के ऑफिस में काम करती रही और उसे ये भी पता नहीं चला कि जिस लड़की को अनिकेत पिछले 3 सालों से तलाश कर रहा है वो उसी के ऑफिस में है, उसी के अधीन काम कर रही थी। उस दिन जब वो लिफ्ट में सवार हुई तो वो पहले से ही लिफ्ट में मौजूद था। न जाने बॉस कैसा होगा। मैंने तो रिया से सुना था कि वो 1 नंबर का खड़ूस है। अगर उसने मुझे आंखें दिखाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? कैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करूँगी? पहले भी अपने गुस्से की वजह से मैंने नौकरी अपने हाथों से गंवा दी थी। इस बार अगर ये नौकरी भी हाथ से निकल गई तो ओह भगवान जी, मेरा कैसे गुजारा होगा? वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी। उसे लगा कि शायद वो लिफ्ट में बिल्कुल अकेली है, जबकि अनिकेत लिफ्ट के दूसरे कोने में खड़े झुंझलाते हुए अंदाज में लगातार उस लड़की को बोलते हुए सुन रहा था। अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, और जब तक किसी के बारे में राय न दें जब तक कि आप उस इंसान से मिल न लें। एक अनजानी सी भारी मर्दाना आवाज़ सुनते वो पलटी और फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर तेजी से लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ी हो गई कि तभी अचानक लिफ्ट ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और फिर लिफ्ट ख़राब हो गई और फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। वो डर के मारे तेज़ी से अनिकेत से जाकर चिपक गई। उसने अनिकेत की शर्ट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर डर से काँप रहा था, जबकि अनिकेत भी एकदम से सन्न रह गया था। नारी देह की नरमी महसूस करते ही उसके अंदर दबी हुई भावनाएं भड़कने लगीं। हे भगवान, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, उसने कांपती आवाज़ में कहा। कुछ देर बाद जैसे ही लिफ्ट ठीक हुई, लाइट भी वापस आ गई। अनिकेत की नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ी वो तो नज़रें हटाना ही भूल गया। यही तो वो चेहरा था जिसे वो पिछले 3 सालों से तलाश कर रहा था, और वो आज उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर मचाने लगीं। जिसकी तलाश में पिछले 3 सालों से था, अब जब वो उसके इतना करीब थी तो वो उससे दूर कैसे रह सकता था? अगले ही पल उसने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया था। वो इस अचानक हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो फड़फड़ाती मछली की तरह उसकी पकड़ में छटपटाने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही।
जबकि वो उसके चेहरे के हर नक्श को ध्यान से देख रहा था और इस बात की पुष्टि कर रहा था, क्या ये वही लड़की है जिसकी वो तलाश कर रहा था। और जब उसे यकीन हो चुका ये वही है, तब वो होश में आ चुकी थी और तेजी से उससे दूर हट गई। वो अभी सीधे खड़ा हो गया। आहाना अपनी जगह पर बेहद शर्मिंदा थी, लेकिन अनिकेत के भीतर तो तूफान मचा हुआ था। आग के शोले भड़क रहे थे। उसका दिल पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका था। आहाना की सांसें और धड़कन बिल्कुल बिखर चुकी थीं। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं ये शख्स पूरे ऑफिस में उसे बदनाम न कर दे। पता नहीं था ये कौन था। लिफ्ट भी अभी अभी ख़राब हुई थी। दिल ही दिल में दोनों को गालियों से भरे विचारों में सोचते हुए वो अपने बॉस के ऑफिस के पास जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जब अनिकेत अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। क्या क्या ये मेरा बॉस है? अरे ऑफिस में आते समय तो मैंने अपने बॉस की खूब आलोचना की थी। हे मेरे भगवान, मैंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान जी, प्लीज़ मुझे बचा लेना। मुझे इस शख्स की पकड़ से सुरक्षित रखना। दिल ही दिल में कुछ मंत्र जपते हुए उसने अनुमति लेकर कमरे में प्रवेश किया। वो आराम से कुर्सी के सहारे बैठा हुआ था और वो उसके सामने जाकर बैठ गई। तो आप हैं मिस आहाना। आपके आइडियाज़ पर हर कोई चर्चा कर रहा है। आप काफ़ी बुद्धिमान लगती हैं। मुझे और आपकी डिग्री और बाकी डॉक्यूमेंट्स देखकर भी अंदाज़ा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। वो बोल कम रहा था और उसके वजूद पर निगाहें ज़्यादा डाल रहा था। आहाना उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करते हुए अपना पहलू बदल गई। क्या क्या शौक़ हैं आपके? क्या इसके अलावा आप किसी और जगह भी काम करती हैं? उसने अजीब से जांचने वाले अंदाज में पूछा। आहाना ने तेज़ी से ना में सर हिलाया। नहीं, इसके अलावा मैं कहीं और काम नहीं करती। उसने आंखें चढ़ाते हुए कहा। रात के वक्त भी नहीं? कोई पार्ट टाइम जॉब? इस सवाल पर आहाना का दिल जोरों से धड़क उठा। वो काली भयानक रात याद आ गई जो उसका सब कुछ छीन कर ले जाने वाली थी। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुलकर कहें। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा तो आपका कोई और धंधा नहीं? अब वो पीछे की ओर हटकर बैठ गया था। मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और जहाँ तक जॉब करने का सवाल है तो ये मेरी दूसरी जॉब है। आप याद रखने में गलती कर रही हैं मिस आहाना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये आपकी तीसरी जॉब है। उसने तीसरी जॉब पर जोर देते हुए कहा। आहाना को अब उस शख्स से डर महसूस होने लगा था, क्योंकि वो बहुत ही घुमा घुमा कर बातें कर रहा था और जिस अंदाज में वो बोल रहा था वो अंदाज उसका ठिठकाने वाला था। अगर उसने इस ऑफिस से लोन लेना तय नहीं किया होता तो वो कब की इस ऑफिस पर थूक कर वहाँ से चली जाती। लेकिन अब समस्या ये थी कि कल ही उसने नितिन से लोन ले लिया था और अब वो ये ऑफिस छोड़ भी नहीं सकती थी। अगर छोड़ने की कोशिश भी करती तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता। वो हर तरफ से फंस चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने बॉस के कुछ सवालों के जवाब दिए और फिर उठकर वहाँ से चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब वो घर वापस आई तो उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, क्योंकि उसके लोन लिए गए पैसों से उसके भांजे का ऑपरेशन हो चुका था और उसे भगवान ने नई जिंदगी दी थी। उसकी बहन और जीजू दोनों ही उसका धन्यवाद कर रहे थे और उसे तसल्ली दे रहे थे। तुम फिक्र मत करो आहाना, हम बहुत जल्द तुम्हारे कर्ज के पैसे चुका देंगे। वो बस उनकी बात सुनकर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। अपने कमरे में जाने के बाद उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसके ऑफिस से जाने के तुरंत बाद ही अनिकेत ने उसके बारे में सारी डिटेल ली थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी और एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पिताजी का निधन हो चुका था। ताऊ जी ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। माँ और बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन से ही ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर बाद में अकेडमी में भी पढ़ा चुकी थी। लेकिन इस सब के अलावा उसकी ज़िंदगी का एक अध्याय ऐसा था जो काला था और इसके बारे में सिर्फ अनिकेत ही जानता था। और वो ये था कि आहाना ने किलम में भी काम किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए था। वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और भयानक रात थी। आज भी जब उसे याद आता तो उसका वजूद डर से कांपने लगता। घर जाकर उसने इसके बारे में बहुत सोचा और बहुत याद करने पर उसे अनिकेत की शक्ल नज़र याद आ गई थी। ये तो वही व्यक्ति था जिसने उस रात उसे बचाया था। हाँ, वो रात आज से 3 साल पहले की थी। उसे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक़ था और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी,
लेकिन उसके पास फीस के पैसे कम पड़ रहे थे। बचपन से लेकर अब तक उसने खुद ही अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। पहले वो ट्यूशन पढ़ाती रही थी और फिर उसके बाद उसने एक अकेडमी में पढ़ाया था, लेकिन बीच में एक महीना उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं सकी। उसकी दोस्त ने उसे कहा था, मेरे पास एक जॉब है, तुम्हें एक होटल में जाना होगा, वहाँ पर वो तुम्हें 1 घंटे के हिसाब से पगार देंगे, रात की ड्यूटी होगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। वो अपनी दोस्त की बातों में आ गई थी और ये उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी दोस्त अपने दिल में उसके लिए क्या विचार रखती है। उसकी दोस्त उसे देखकर जलती थी और उसे फंसाना चाहती थी, मगर आहाना उसकी सोच से पूरी तरह अनजान उसके साथ चल दी। उसने अपनी बड़ी बहन को भरोसे में ले लिया था और घर में यही बताया था कि वो अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रही है। लेकिन जब उसकी दोस्त उसे लेकर क्लब गई तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। क्लब में बहुत ही अजीब और अलग तरह के लोग थे। लड़के उसे गंदी नज़रों से देख रहे थे। वो डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। अनिकेत, जो कि पहली बार वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया था, उसने उस लड़की को देखकर ठिठक कर अपनी जगह पर रुक सा गया था। जैसे ही वो उसके करीब जाकर खड़ा हुआ, वो डर के मारे बोली, प्लीज़ मेरे पास मत आना, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। ये सुनकर अनिकेत के दिल को कुछ हुआ था। जिस तरह का सूट उसने पहना हुआ था और जिस तरह से दुपट्टे से उसने अपने आप को छुपाया हुआ था, साफ दिख रहा था कि वो एक शरीफ लड़की है। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिकेत ने पूछा। मुझे मेरी दोस्त धोखे से यहाँ लेकर आई थी, अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है, उसने सिसकते हुए कहा। तब तक तानिया भी उसके करीब आ चुकी थी। एक हैंडसम लड़के को आहाना के करीब खड़ा देखकर वो शैतानियत भरे अंदाज में हंसते हुए बोली, अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक हो, तुमने तो अपना पहला क्लाइंट ढूंढ भी लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो। ये कहकर वो अनिकेत के ही पीछे जाकर छुप गई थी। तो में से कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने भी इस लड़की के करीब जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिकेत ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन तानिया के साथ जो लड़के आए थे वे उसके साथ लड़ाई करने लगे थे। उनसे नज़र बचाकर आहाना तेजी से उस क्लब से बाहर भागी। वो भी पीछे देखे बिना दौड़ती चली गई। उसे बहुत डर लग रहा था। वो किसी तरह यहाँ से दूर जाना चाहती थी। अचानक ही वो एक कार से जा टकराई। उस कार में कपल बैठा हुआ था। उसने उसे लेकर अस्पताल गए। उसने पूरी रात अस्पताल में ही बिताई और फिर सुबह चुपचाप अपने घर वापस चली गई। कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकी थी। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताया था। दोस्ती पर से तो उसका विश्वास उठ चुका था, क्योंकि जो कुछ तानिया ने उसके साथ किया वो उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। बाद में अनिकेत ने उन लोगों से निपटने के बाद उसे हर जगह ढूंढा, मगर न जाने वो लड़की ज़मीन में समा गई, आसमान ने निगल लिया था। फिर बाद में वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। अब जब वो आहाना से मिला था तब वो काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला सा था। लेकिन इन 3 सालों में उसने जिम जाकर अपनी बॉडी और अपनी पर्सनालिटी को बहुत निखार लिया था। अब तो वो पहचाना भी नहीं जाता था। इसीलिए आहाना एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाई थी। मगर फिर जिस अंदाज में उसने बातें की थी, आहाना ठिठक कर रह गई थी। वो यही सारी बातें सोच रही थी जब उसके मोबाइल पर बजने वाली रिंग्स ने उसका ध्यान खींचा था। उसने मोबाइल उठाया तो मोबाइल पर एक नया नंबर जगमगा रहा था। धड़कते दिल से उसने हेलो किया, लेकिन सामने वाले की आवाज़ सुनकर उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। ये अनिकेत था और जो ऑफ़र उसने आहाना के सामने रखी थी, डर के मारे वो कुछ बोल भी ना सकी। उस रात अनिकेत ने उसे कॉल करके 2 टूक अंदाज में कहा कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। जब तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए उसे मैं अपनी मिल्कियत बना लेता हूँ। और तुम भी मुझे पसंद आ गई हो, तुम्हें भी मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, जब तक कि मेरा तुमसे दिल नहीं भर जाता। अनिकेत शायद मोहब्बत के जज्बे से रूबरू नहीं हुआ था। उसे लगता था ये लड़की उसे पसंद है, कुछ दिन अपने पास रखकर उसका दिल भर जाएगा, फिर उसे छोड़ देगा। लेकिन उसे नहीं पता था ये लड़की तो उसकी रग रग में बसने लगी थी। जबकि उसकी बात सुनकर वो गुस्से से बेकाबू हो गई। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से मुझे खरीद सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम जैसे इंसान पर थूकना भी पसंद नहीं करती। वो चिल्लाते हुए बोली
और हाँ, मैं तुम्हारी नौकरी पर भी लानत भेजती हूँ। अनिकेत की बात सुने बगैर उसने फ़ोन काट दिया, बल्कि फ़ोन स्विच ऑफ ही कर दिया। अगली सुबह नितिन ने उसे कॉल करके जल्दी ऑफिस आने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। अगर वो जाने से इनकार कर देती तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता, लेकिन वहाँ जाकर अगर उसका अनिकेत के साथ सामना हो जाता तो वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाती। नाचार उसे ऑफिस जाना ही था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अनिकेत के साथ उसका टकराव ना हो। एक बार जब अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी तो उसने उसे देखकर तुरंत चुप हो गई। अनिकेत ने उसे देख लिया था और फिर जब उसे ऐसे छुपने की कोशिश करते देखा तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मेरी जान, हर हाल में तुम्हें मेरे पास आना है, चाहे तुम खुशी से आओ या फिर मेरे ज़बरदस्ती करने पर। अब तो मैं आखिरकार तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने ही वाला हूँ। उस दिन जब वो ऑफिस से बाहर निकली और फुटपाथ पर चढ़ रही थी तो एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और किसी ने उसका हाथ खींचकर जोर से गाड़ी में धकेल दिया। वो विरोध करती रही और किसी ने उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे दोबारा होश आया तो वो रस्सियों में बंधी हुई थी, एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने ही अनिकेत सोफे पर बैठा सिगार जला रहा था। उसने उसे देखकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा दिया। तुम्हें होश में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है प्यारी लड़की। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो आहाना ने तेजी से अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ दी। अनिकेत ने हाथों में उसका चेहरा दबोचकर उसका रुख अपनी ओर कर लिया। मुझे यहाँ से जाने दो, उसने कपकपाते हुए लहजे में कहा। वो उसकी विनती नहीं करना चाहती थी मगर वो मजबूर हो गई थी। तुम मुझे जैसी लड़की समझ रहे हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और एक शरीफ लड़की हूँ। शरीफ लड़कियाँ क्लब में जाकर दूसरों का दिल नहीं बहलाती। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिस पर मैं आज भी पछता रही हूँ। मुझे धोखा दिया गया था, मुझे फंसाया गया था। मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं गई थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। और ये सब कुछ तुम जैसे एक अमीर परिवार से संबंध रखने वाली लड़की नहीं किया था। इसी वजह से मुझे अमीरों से सख्त नफरत है। तुम हम गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। तुम लोगों में जरा भी ईश्वर का डर नहीं। अगर तुम्हें हम लोगों की इज्जत से खेलकर क्या मिलता है? क्यों करते हैं ये सब? क्यों हमारी सांसें हम पर तंग करते हैं? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके आंसू किसी छुरे की तरह अनिकेत के सीने पर गिर रहे थे। काफ़ी देर तक यूं ही चुप्पी छाई रही। फिर वो बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ परेशान होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। मैं यूँ छुपकर तुमसे शादी नहीं करूँगी। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो डंके की चोट पर सबके सामने जाकर मेरे घर पर मेरी माँ से मेरा हाथ मांगो। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का और रिश्ता नहीं बनाऊंगी। वो उसकी आंखों में देखकर ये बात कह रही थी। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओगी? वो इस लड़की को फिर से खोना नहीं चाहता था और इस बार वो नहीं चाहता था कि आहाना के दिल में कोई नफरत पैदा हो। अभी थोड़ी देर पहले जो गलती उसने की थी वो उस पर शर्मिंदा था। आखिर क्या ज़रूरत थी उसे आहाना से ये बेकार की बातें करने की और उसे अगवा करने की? जब वो उसे प्यार करता था तो सीधे साधे अंदाज में शादी की बात करनी चाहिए थी, मगर अपने गुस्से की वजह से उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। आहाना को पता था कि वो कभी भी अपने पेरेंट्स को लेकर उसके घर नहीं आएगा। इसी वजह से उसने हाँ कर दी थी। इसके बाद वो उसे छोड़ने उसके घर गया था। क्या तुम्हारे हाथ में दर्द है? उसने जब आहाना के बाजू पर रस्सी के निशान देखे तो पूछे बिना नहीं रह सका। ये निशान तुम्हारे अपने ही दिए हुए हैं, इसलिए तुम्हें इनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आहाना ने तीखे अंदाज में कहा और फिर तेज कदम उठाकर अपने घर के अंदर चली गई। ताई जी ने फिर से उसके किरदार पर बातें की थी मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर उसने अपनी माँ से भी बहाना बनाया कि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। इसके बाद उसने सामान्य रूप से ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। अनिकेत फिर कभी उसके रास्ते में बाधा नहीं बना और ना ही उससे गलत बात करने की कोशिश की, बल्कि अनिकेत ने उसकी प्रमोशन भी कर दी थी। अब वो उसकी सचिव थी। इस दौरान भी अनिकेत उसके साथ बहुत ही सम्मान से पेश आता था। आहाना अनिकेत के बदले व्यवहार पर हैरान थी और दिल ही दिल में खुश भी थी
कि अनिकेत के सिर से उसे पाने का भूत उतर चुका है। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आई तो सामने बैठी हुई शख्सियतों को देखकर वो एकदम से हैरान रह गई। अनिकेत अपने पेरेंट्स को लेकर उसके घर पर मौजूद था और रिश्ता मांगने के लिए आया था। अनिकेत की माँ ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और उसके हाथों में शगुन के पैसे रख दिए। आहाना ने हैरानी से अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू भरे हुए थे। जितना सब्र उनकी बेटी ने किया था, उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी की तकदीर बहुत अच्छी होगी और आखिरकार भगवान ने उस पर कृपा की थी। उसके सभी इम्तिहानों का फल उसे अनिकेत के रूप में मिल गया था। शादी की पहली रात जिस अपनेपन और पूरे सम्मान के साथ आहाना के साथ अनिकेत ने रिश्ता बनाया था, आहाना उसके प्यार की कायल हो गई थी। जैसे वो अनिकेत की ज़िंदगी में आई, उसके पति ने अपने आप को हर तरह से बदल लिया था। वो वैसा ही इंसान बन गया था जैसा आहाना को पसंद था। वो उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता था। उसने कभी भी अतीत के हवाले से अपनी पत्नी को ताना नहीं दिया था, बल्कि वो उससे बेहिसाब मोहब्बत करता था और हर जगह उसका मान रखता था। आहाना के दिल में अमीरों के लिए जो नफ़रत पैदा हुई थी, अब वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसने अनिकेत के परिवार से मिलकर ये अंदाज़ा लगा लिया था कि पांचों उंगलियां एक जैसी बराबर नहीं होती। अनिकेत ने भी उसे बताया था कि कैसे क्लब में मिलने के बाद वो उसके लिए तड़पता रहा था और फिर उसके बाद 3 सालों तक वो लगातार क्लब के चक्कर लगाता रहा। वहाँ वो ना तो लड़कियों से बात करता था, ना ही उनकी तरफ ध्यान देता था, बस अपने दिल के हाथों मजबूर होकर जाता था, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ वो उससे पहली बार मिला था और अब वो हमेशा के लिए उसके नसीब में लिख दी गई थी, जिसके लिए वो अपने भगवान का जितना भी धन्यवाद करता उतना कम था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।